नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। आज उस आदमी की शक्ल आप हर उस हिंदुस्तानी में देख सकते हैं जिसकी सांसें हाँफ रही हैं, जिसकी जिंदगी एक अदृश्य वायरस की मोहताज बन गई है, जिसके सपने अस्पताल के एक अदद बेड तक सिमट गए हैं और जिसको चोट माथे पर नहीं दिल पर लगी है, बल्कि कहिए कि जिंदगी ही उसकी चोटिल है। कुछ सांस की कमी, कुछ सिस्टम से आस की कमी, इसमें जिंदगी दम तोड़ दे रही है। आज पहली बार 3000 से ज्यादा लोग एक दिन में कोरोना की भेंट चढ़ गए। ये आंकड़े शमशान की उठती चिता की लपटों और कब्रिस्तान में गिरती मिट्टी में तस्दीक हो रहे हैं। इंडिया अपनों की जिंदगी को अब बचाना चाहता है, गुहार लगाना चाहता है। आज 30% इंडिया ये जानना चाहता है कि बदले हालात में कैसे लॉकडाउन ही कोरोना का आखिरी इलाज बचा है। वहीं 24% इंडिया ये जानना चाहता है कि बंगाल में इलेक्शन खत्म होने जा रहा है लेकिन इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। जबकि 15% लोग ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में कोरोना को छोड़कर सरकार पर जंग क्यों शुरू हो गई है। कोरोना के खात्मे के लिए इंडिया ने कमर कस ली है। बस जरूरत इस बात की है कि सरकार और सिस्टम समय पर सही फैसला लेने लगे और उसकी मुस्तैदी कथनी में नहीं बल्कि करनी में दिखे। सरकारों के दावे अपरंपार। जो पैनिक मोड में सारे हॉस्पिटल्स थे अभी वो खत्म हो गया है। मरीजों के इलाज के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज ऐसी स्थिति में है कि हम समय रहते उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी न सांसें न इलाज। कोई भी अस्पताल एक एडमिट नहीं कर रहा है। 48 घंटे रहेंगे तो हमारे परिजनों का क्या हाल होगा। गैस सिलेंडर ही नहीं है हम लोगों के लिए। पहली बार मौत 3000 पार। ऐसे कैसे कोरोना से लड़ोगे सरकार। सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही हैं लेकिन लोग छातियां पीट रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आज कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। क्योंकि एक दिन में ही संक्रमण के शिकार लोगों की तादाद 2 लाख के पार लगातार जा रही है। क्योंकि कोरोना से 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 3000 के पार चली गई है। ऐसा पहली बार हुआ है। आज यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज और बीजेपी के एक विधायक की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक चक्रव्यूह की रचना करनी होगी। कैसा चक्रव्यूह, अब मैं आपको समझाता हूं। कोरोना पर चौतरफा वार करने की जरूरत है। कोरोना पर कमर कसने के लिए चक्रव्यूह का पहला घेरा वैक्सीन का है। अगर आप वैक्सीन के दोनों डोज समय पर ले लेते हैं, डॉक्टरों का मानना है कि अगर आपको कोरोना हो भी गया तो वो जानलेवा नहीं होगा। वैक्सीन आपको आपकी जान को सुरक्षित कर देती है 100%। दूसरा घेरा ऑक्सीजन का होगा। जब तक सांस तब तक जिंदगी। ये कोरोना इंसान के फेफड़े पर ही सबसे ज्यादा हमला करता है। आज लोगों की सांसें उखड़ रही हैं और ऑक्सीजन सिस्टम की लापरवाहियों में घुट रही है। जरूरत है ऑक्सीजन के मुकम्मल इंतजाम करने की, जो अब कई सारे कदम उठाकर सरकारें करती दिखाई दे रही हैं। चक्रव्यूह का तीसरा घेरा लॉकडाउन है। आप इसे कोरोना कर्फ्यू भी कह सकते हैं, जिसमें सब कुछ बंद हो ताकि कोरोना की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। जैसे कि महाराष्ट्र ने इस दिशा में सबसे पहले कदम उठाया ब्रेक द चेन अभियान से, और वहां पर हालात में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। और चक्रव्यूह का चौथा घेरा मास्क है। अगर आप हमेशा मास्क पहनकर रखेंगे तो कोरोना की कमर को तोड़ा जा सकता है। इन 4 तरीकों से चौतरफा वार से कोरोना को मात आसानी से और जल्दी दी जा सकती है। मास्क पहनने के लिए हमने #मास्क अप इंडिया मुहिम चला रखी है, जिसमें आप सब लोग रोज भागीदारी निभा रहे हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया करते हैं। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे वैक्सीन और ऑक्सीजन पर क्या इस वक्त चल रहा है। लेकिन शुरुआत करेंगे लॉकडाउन से। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का असर भी दिख रहा है। केस लगातार घट रहे हैं और स्वस्थ होकर लौटने वालों की संख्या रोज बढ़ रही है। दिल्ली और कर्नाटक में भी लॉकडाउन से कोरोना
काबू में किया जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल उस लापरवाही पर है जिसके चलते लॉकडाउन करने की ये नौबत आ रही है। शायद देश की राजधानी का ये हाल भी लोगों के कान खड़े नहीं कर पा रहा। जहां आए दिन लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, तो दवाइयों के लिए भी घंटों नहीं दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। ये दिन ना देखने पड़े, इसीलिए तो दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू और मुंबई में ब्रेक द चेन अभियान चला। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में केस तेजी से घटे। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 48,700 केस सामने आए, जो कल से 23% कम है। इसी तरह डबलिंग रेट भी 52 दिन पर पहुंच गया, जो अच्छी खबर है। महाराष्ट्र में केस कम होने का कारण है कड़क लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। कोरोना का केस मिलते ही घरों को सील कर रही है। आइसोलेशन के चलते केसों के फैलने की रफ्तार कम हो रही है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों कोरोना ने आतंक मचाया है। महाराष्ट्र अब संभल रहा है। बिहार में अब शाम को 4 बजे मार्केट बंद हो जाएंगे और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। हमने कल भी आपको दिखाया था कि कैसे सेना हाथ लगाते तो कोरोना के खिलाफ जंग बहुत आसान हो सकती है। आज देश ऑक्सीजन मांग रहा है तो सेना प्राणवायु यानी ऑक्सीजन बनाने में लग गई है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए डीआरडीओ 500 ऑक्सीजन प्लांट अब लगाने जा रहा है। ये प्लांट स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस की ऑक्सीजन तकनीक का इस्तेमाल कर बनाए जाएंगे। ये सभी प्लांट प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाएंगे। दिल्ली NCR क्षेत्र में ऐसे 5 प्लांट लगाने का काम 10 मई तक पूरा भी कर लिया जाएगा। इन प्लांट्स में 1 मिनट में करीब 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे में इस सिस्टम से एक साथ 190 मरीजों को 5 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। साथ ही एक दिन में 195 सिलेंडर्स को रिफिल किया जा सकता है। इनकी फंडिंग PM केयर फंड से की जाने वाली है। एक तरफ ऑक्सीजन बनाने की जुगत चल रही है तो दूसरी तरफ अस्पताल की लापरवाही से मरीजों की जान जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। सवाल यह है कि एक के बाद एक हादसे होने के बाद भी सरकारों की नींद खुलती क्यों नहीं। सिलेंडर लेकर दौड़ते ये लोग इमरजेंसी के हालात को बयां कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बता रही हैं कि एक बार फिर सिस्टम फेल हो गया। ये तस्वीरें ठाणे के मुंब्रा स्थित प्राइम क्रिटिकल केयर अस्पताल की हैं, जहां सुबह आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई। जब आग लगी तो जो स्थानीय लोग हैं, फायर ब्रिगेड है, उन्होंने इन मरीजों को बाहर निकाला। जब इनको लेके जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ लेके जाते वक्त इनकी जो है सफोकेशन की वजह से मौत होने की पुष्टि पुलिस ने की है। हमारे संवाददाता ने देखा कि बड़ी इमारत के एक हिस्से में अस्पताल चल रहा था। सुबह करीब 3:40 पर आग लगी तो जैसे तैसे मरीजों को शिफ्ट किया गया। इसी दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई। अब सामने आ रहा है कि अस्पताल के पास फायर ब्रिगेड की एनओसी थी ही नहीं, यानी पूरा अस्पताल गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। ये 7 मंजिला इमारत है जिसमें पहली 2 मंजिल पर अस्पताल है, बाकी की मंजिलों पर लोग रहते हैं। सूत्रों ने बताया कि 2 महीने पहले ही इमारत फायर ऑडिट में फेल हो गई थी। फायर ब्रिगेड ने इमारत को एनओसी दी ही नहीं थी। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही हादसा इस जगह से 70 किलोमीटर दूर पालघर में हुआ था, जिसमें अस्पताल में आग लगने से 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद बड़ी बातें हुई, लेकिन अब फिर ढाक के वही 3 बात। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये हत्याकांड देख रहे हैं। ये कोविड मृत्यु कांड नहीं है, ठाकरे सरकार द्वारा किया जा रहा कोविड हत्याकांड है। कोरोना काल में कई अस्पतालों को कोविड सेंटर बना दिया गया था ताकि लोगों की जान बच सके, लेकिन लगातार होती घटनाएं बताती हैं कि अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों की जान खतरे में है, कोरोना के साथ साथ सरकार की लापरवाही की वजह से भी। पालघर केस में अस्पताल के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है।
हंगामा बढ़ने पर यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, सरकारें ऐसे अस्पताल चलने क्यों दे रही हैं? आखिर क्यों सरकारों की लापरवाही और अस्पतालों की मनमानी की कीमत मरीजों को जान देकर चुकानी पड़ रही है? कोरोना को बात देने के लिए हम चौतरफा वार की बात कर रहे हैं। मैं लॉकडाउन के बारे में बता चुका हूं आपको, मैं ऑक्सीजन के बारे में बता चुका हूं। अब बात करते हैं तीसरे हथियार यानी वैक्सीन की। कोरोना के खिलाफ एक निर्णायक हथियार है वैक्सीन। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि उसके जो नागरिक वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं वो बिना मास्क के भी अब बाहर जा सकते हैं, बशर्ते वो भीड़ में ना जा रहे हों। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना कारगर उपाय है। हिंदुस्तान में वैक्सीन की पहली डोज 12 करोड़ 29 लाख लोगों को अब तक लग चुकी है, यानी हमारी आबादी का करीब 8.7%। वैक्सीन की दूसरी डोज 2 करोड़ 48 लाख लोगों को लग चुकी है, यानी आबादी का 1.6%। अब तक वैक्सीन के कुल 14 करोड़ 78 लाख डोज दिए जा चुके हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं, करीब करीब 9 से 10% की आबादी है ये। लेकिन हिंदुस्तान की आबादी के लिहाज से ये बहुत ही धीमा टीका कार्यक्रम है। इसको रफ्तार देने के लिए अब 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी को, यानी तमाम बालिगों को, तमाम वयस्कों को अब टीका लग सकेगा। लेकिन अगर सबको टीका लगे तो किस क्वांटिटी में लगना चाहिए ताकि पूरा हिंदुस्तान का टीकाकरण हो सके? ये सबसे बड़ा विश्व का टीकाकरण कार्यक्रम होने वाला है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। इस वक्त 18 से 44 साल की आबादी के करीब 58 करोड़ 42 लाख लोग हैं। इतनी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज, यानी इसको अगर आप डबल कर ले तो 116 करोड़ 84 लाख वैक्सीन डोज चाहिए। अगर 40 लाख डोज रोजाना दिए जाए, 40 लाख, तो कम से कम 292 दिन लगेंगे, यानी मोटे मोटे तौर पर कहें तो 10 महीने। आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों को तो वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ। आज 4 बजे वेबसाइट ओपन हुई, लेकिन इसके लिए करीब 80 लाख लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन अभी से कई वैक्सीन सेंटरों में भीड़ संभल नहीं रही है, कई वैक्सीन सेंटर में भीड़ आ नहीं रही है। टीकों की कमी है तो लोग बाग इंतज़ार कर रहे हैं। मुंबई, पुणे जैसे शहरों में वैक्सीन लगाने का काम बीच में रोकना पड़ रहा है टीके की कमी की वजह से। सवाल यह है कि अब जब टीका उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है या बहुत से नागरिकों में अभी जागरूकता नहीं है, तो आखिरकार ये वैक्सीन सबको कैसे लग पाएगी, कब तक लग पाएगी? एक तरफ 18 प्लस के लिए रजिस्ट्रेशन का उत्साह, तो 18 साल के ऊपर के जो कोई भी लोग हैं उनको वैक्सीन जल्द से जल्द होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तरह से बीमारी से अगर बचना है तो वहाँ पे लगानी चाहिए। दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत, और 80% जगह पे वैक्सीनेशन ही नहीं आया है। ये तो बोलते हैं मेडिसिन नहीं है, शॉर्टेज है, वैक्सीन शॉर्टेज है बोलते हैं। वैक्सीन शॉर्टेज है, कल सुबह आ जाओ बोलते हैं बस। इन्हीं दो सच के बीच भारत का टीका अभियान झूल रहा है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद टीका लगवाने वालों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में दिक्कतें पेश आईं। बीकेसी समेत मुंबई के 18 वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन नहीं थी। लोग पहुंचे थे वैक्सीन लगवाने, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। वैक्सीन डोज की कमी की वजह से फिर एक बार मुंबई के बीकेसी में मौजूद जंबो वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बंद हो चुका है। किसी तरह की भी जानकारी जो है वो लोगों को यहाँ पर मुहैया नहीं कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो जानकारी देने वाले लोग हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। पुणे में भी वैक्सीन सेंटर पर लोग पहुंचे तो निराशा हाथ लगी। धूप में लोग कतार लगाकर खड़े थे, लेकिन वैक्सीन ना होने से बेरंग ही लौटना पड़ा। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी 1 मई से 18 साल वालों से ऊपर को वैक्सीन लगाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। 1 मई से हम एक्चुअली 18 से 44 उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्या? तो ये सवाल का जवाब आज मैं भी नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है।
वहीं पंजाब सरकार ने भी 1 मई से 18+ को टीका लगाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके मुताबिक सरकार के पास सिर्फ 2 लाख वैक्सीन है, जिसके सारे ड्राइव शुरू नहीं की जा सकती। दावा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी वैक्सीन मुहैया कराने में असमर्थता जताई है। ऐसे में टीकों की कमी का सवाल उठाया जा रहा है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अब सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सीधे देश के टीका उत्पादकों से वैक्सीन खरीद सकते हैं। कई सरकारें नागरिकों को फ्री में टीका लगाने का फैसला कर चुकी हैं, लेकिन टीकाकरण में अभी कई समस्याएं बाकी हैं। पहली समस्या तो वैक्सीन की कमी है। दूसरी समस्या मेडिकल स्टाफ की कमी है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादातर डॉक्टर और स्टाफ लोगों को कोरोना से बचाने में लगे हैं। तीसरी समस्या वैक्सीन के दाम को लेकर है कि पूरे देश में मुफ्त में लगेगा या पैसे भी देने होंगे। चौथी समस्या देश की बड़ी आबादी है, जिसको टीका लगाने में महीनों खप जाएंगे। 80 करोड़ की बात करेंगे और 160 करोड़ डोजेस की बात करेंगे करके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है बेसिकली इतने लोगों को वैक्सीनेट करें, क्योंकि अब हमारा जो वायरस है वो म्यूटेट भी कर रहा है। तो हमें इस विषय में भी देखना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर देश भर की बात करें तो कुल मिलाकर 18 और 45 आयु वर्ग में 60 करोड़ लोग आते हैं। इन्हें मिलाकर देश की 70% आबादी यानी करीब 100 करोड़ लोगों को टीके लगने हैं। पिछले 100 दिनों में देश में करीब 14 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं। अगर यही रफ्तार रहती है तो 3 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले दिनों हमारा औसत 24 लाख रोजाना टीके लगाने का रहा है। इस रफ्तार से 1 साल 9 महीने लगेंगे देश की 70% आबादी को दोनों डोज लगाने में। इतने राज्य हैं हमारे और सारे के सारे लोग अपना आएंगे डिफरेंट टाइम पे, तो इसलिए ये इंतजार करना कि सब लोग आ जाए तब उसके बाद हम चालू करें, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए कुछ लोग 1 तारीख को आएंगे, कुछ लोग 3 को आएंगे, कुछ लोग 5 को आएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे वैसे चलता जाएगा। लेकिन इसके लिए लोगों के बहानों से भी लड़ना होगा, जो टीके ना लगवाने के बहाने खोजते रहते हैं। इन सारी कमियों को पार कर ही भारत कोरोना फ्री होने के नजदीक पहुंच सकता है। बीते करीब 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा मायूसी और मातम वाली खबरें सामने आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो फेज गुजरता जा रहा है। अब उम्मीद की किरण दिखने लगी है, जैसे कि वैक्सीन का काम शुरू किया जा रहा है। इस बीच एक और अच्छी खबर आ गई है, और खबर ये है कि कोविशील्ड बनाने वाले सीरम ग्रुप ने राज्य सरकारों को वैक्सीन 400 की जगह 300 रुपये प्रति डोज देने का अपना फैसला कर लिया है। फिलहाल आपके लिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आज शाम 4 बजे से आपके लिए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खुल चुका है। आपको आरोग्य सेतु ऐप, उमंग ऐप या कोविन पोर्टल पर जाकर कोविन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये टीका कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी संजीवनी है, मेरी बात को लिख कर रख लीजिए। और हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप ये टीका ज़रूर लगवाएं, और इसीलिए आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज़ ने इस मुहिम को छेड़ा है कि टीका लगाओ, कोरोना भगाओ। टीका लगाओ, कोरोना भगाओ। टीका लगाइए, कोरोना भगाइए। टीका लगाओ, कोरोना भगाओ। टीका लगवाएं, कोरोना से बचे। टीका लगाओ, कोरोना भगाओ। तो टीका लगाओ, कोरोना भगाओ। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। लेकिन उस वैक्सीन से पहले आज मारामारी एक ऐसी दवा के लिए है जिसको रेमडेसिविर कहते हैं। हम सब उस दवा के नाम से आज वाकिफ हो गए हैं। इस दवा की मांग कोरोना के तत्काल इलाज में सबसे ज्यादा है आज की तारीख में। वैसे ये दवा लिवर, किडनी और शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। 24 महीने तक इस दवा की अपना मियाद होती है। इसको 8 से 25 डिग्री के तापमान पर स्थिर रखा जाता है। सरकारी बाबूशाही और लाल फीताशाही के चक्कर में कुछ कंपनियों में रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवा बनकर तैयार है। जी हाँ, जिसकी कालाबाजारी हो रही है वो कुछ कंपनियों में बनकर तैयार रखी है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। एक ऐसी ही कंपनी से एबीपी न्यूज़ ने खास बातचीत की तो इस बात का खुलासा हुआ है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
ये चेन्नई की तस्वीरें जहां रेमडेसिविर दवाई के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। इसी तरह यह है दिल्ली की तस्वीरें जहां इसी इंजेक्शन के लिए मारामारी है। हर जगह इंजेक्शन मांगा जा रहा है क्योंकि इस इंजेक्शन को जीवन रक्षक की तरह समझा जा रहा है, जो गंभीर से अति गंभीर मरीजों को लगाया जाता है। डॉक्टर पर्चे पर लिख रहे हैं और मरीजों के परिजनों को ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा। नतीजा कालाबाजारी। आज भी दिल्ली एनसीआर में नोएडा पुलिस ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करते शख्स को पकड़ा है। इसी तरह पानीपत में पुलिस ने कार्रवाई कर 19 इंजेक्शन बरामद किए हैं। इन इंजेक्शनों को 10 से 30 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक इंजेक्शन की मांग है और इसीलिए इसका ब्लैक मार्केट खड़ा हो रहा है। इस इंजेक्शन को 40,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। सांस के सौदागरों पर सवाल तो है ही, लेकिन सवाल सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। अमृतसर की फार्मा कंपनी क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स ने दावा किया है कि अगर उसे रेमडेसिविर की एक्सपोर्ट की बजाय देश में सप्लाई करने की अनुमति मिले तो देश में मांग पूरी हो सकती है। रेमडेसिविर की कीमत भी घटकर 1500 तक आ सकती है। अगर सरकार चाहे तो हम सेवा करने को तैयार है। 1500 रुपए में ये इंजेक्शन हम MRP लिखेंगे, 1200 रुपए में होलसेलर को देंगे प्लस GST, और जो भी DGFD का जुर्माना होता है, कस्टम ड्यूटी का और पेनल्टी होती है, वो हम भर देंगे। दरअसल सिर्फ 7 कंपनियों को भारत में रेमडेसिविर बनाकर बेचने का लाइसेंस मिला है, जबकि क्वालिटी फार्मा को विदेश में बेचने का लाइसेंस मिला है। इस कंपनी की क्षमता 50,000 इंजेक्शन प्रतिदिन बनाने की है, पर यह कंपनी पेटेंट लॉ में बंधी है, जिससे छूट की अनुमति कंपनी ने मांगी है। केंद्र सरकार को मैंने लिखा है कि अगर देश को रेमडेसिविर की ज़रूरत है तो उनको गिलेड का पेटेंट तोड़ना पड़ेगा, और जो हम लोग बनाते हैं उसको लेने के लिए फॉर्म 10 को उन्हें एग्जम्प्ट करना पड़ेगा, और रूल जो है 122E जिसके अंदर न्यू ड्रग की परमिशन दी जाती है, 4 साल बाद मिलती है, उसको भी आपको एग्जम्प्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग डोमेस्टिक माल बेच सकेंगे। अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार को फैसला करना है कि क्या करना है। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को ज्यादा तवज्जो देगी या घरेलू माहौल को? हालांकि सरकार पहले ही रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने को मंजूरी दे चुकी है, लेकिन देश में बढ़ते केसों के कारण खपत भी बेहिसाब बढ़ रही है। गजब हिंदुस्तान है हमारा। रेमडेसिविर की कमी है, लोग बाग कुछ हजार का इंजेक्शन जो 3-4 हजार का आता है उसको खरीद रहे हैं 40, 50, 60, 70 हजार में, और वो एक जगह पर बन के रखा हुआ है लाखों की संख्या में। क्वालिटी फार्मा में अरोड़ा साहब बता रहे हैं कि वो सरकार को देना चाहते हैं कि ले लीजिए, जनता के काम आएगा, लेकिन अभी तक सरकारी लाल फीताशाही के चक्कर में वो इंजेक्शन वहाँ रखे हुए हैं। ना अरोड़ा साहब की कंपनी उसका इस्तेमाल कर पा रही है, बाहर भेज पा रही है, ना जनता तक वो पहुँच पा रहा है। आप समझ सकते हैं क्यों हमारे देश में कोरोना से लड़ते वक्त हमारी लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। अस्पतालों का हाल उससे भी ज़्यादा बुरा है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए खुद को कोरोना से स्वयं बचाकर रखने के लिए, और इसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, मास्क। आप हर हाल में मास्क ज़रूर पहन के रखिए, इससे खुद को बचाइए और दूसरों को बचाइए। मास्क पहनने के लिए आपको प्रेरित करने के लिए हमने #MaskUpIndia के नाम से मुहिम चला रखी है। आपसे गुजारिश करते हैं कि मास्क पहनकर सेल्फी लीजिए, हमको भेजिए, हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे, आपके चेहरों को दिखाकर हिंदुस्तान को प्रेरणा देने की कोशिश करेंगे कि आपसे प्रेरित हो और मास्क लगा कर रखें। तो मास्क वाली सेल्फी ज़रूर लेते रहिएगा, भेज के रखिएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिन लोगों ने मास्क पहनकर सेल्फी भेजी है उन लोगों ने ये जीवन में प्रण किया है, कसम खाई है कि जब तक कोरोना है तब तक हम मास्क ऐसे ही पहनकर हमेशा रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते थे, क्योंकि आप इस खबर को उसी इंपॉर्टेंस से देखना चाहते थे, जहां कल शाम आखिरी दौर की वोटिंग पश्चिम बंगाल में खत्म हो जाएगी। कल आखिरी चरण का मतदान है, कल इलेक्शन खत्म होगा, लेकिन कोरोना का इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, वो और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल को 2 मई को नई सरकार मिल जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा कोरोना के नए मरीज नई सरकार को मिलेंगे। डॉक्टरों को अब ये डर सता रहा है कि कहीं बंगाल में कोरोना विस्फोट ना हो जाए।
चलिए कल निपट जाएगा इलेक्शन, 2 तारीख को पूरा हो जाएगा सत्ता का कैलकुलेशन। लेकिन उसका क्या जिसकी अब तक चिंता नहीं की, रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे और फैलाते रहे कोरोना का इन्फेक्शन। इलेक्शन खत्म, इन्फेक्शन शुरू। जी हां, 8 फेज के चुनाव का धूम धड़ाका 6 फेज तक जारी रहा। कोर्ट की लताड़ के बाद सुधाई और आखिरी के 2 फेज भीड़ भड़के के बिना निकल गए, लेकिन तब तक तो काम हो चुका था। बंगाल के पावर गेम में नेता ये भूल गए कि जनता की जान बचाना सबसे जरूरी है। अब चुनाव का साइड इफेक्ट आंकड़ों के जरिए देख लीजिए। 26 फरवरी यानी नोटिफिकेशन के दिन से 28 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,01,845 मामले आए हैं। इस बीच कोरोना से 822 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 26 फरवरी को बंगाल में कोरोना के एक दिन में 216 मामले आए थे। अब एक दिन में 16,403 मामले आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 1% से बढ़कर 30% तक पहुंच गया है। नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे कि पूरा चुनाव कोरोना प्रोटोकॉल से होगा, लेकिन जब सवाल सत्ता का हो तो प्रोटोकॉल कौन मानता है। नेता भी मस्त और जय जयकार करती जनता भी। अगर कोर्ट का चाबुक न चलता तो पूरे चुनाव की तरह चुनाव आयोग भी मुंह पर पट्टी बांधकर बैठा रहता। कोर्ट ने दुत्कारा तो चुनाव आयोग एक्शन में आया और अब कह रहा है कि प्रोटोकॉल लगाना हमारा काम नहीं है। सच कहा, इनका काम तो सिर्फ चुनाव कराना है। डीएम बदलना, डीजीपी बदलना, प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करना इनका काम है, पर नेताओं को काबू में करना इनके बस की बात कहाँ। अब 2 मई के बाद सरकार भी बन जाएगी, चुनावी खेला का रिजल्ट भी आ जाएगा। जो भी सत्ता में आएगा उसके लिए जश्न से ज्यादा जरूरी होगा कोरोना के बढ़ते ग्राफ को कम करना, क्योंकि ये तो उन्हीं की देन है। बंगाल में अब आने वाली नई सरकार पर कोरोना से लड़ने की चुनौती होगी। ये चुनौती कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो दिल्ली देश की राजधानी जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में सबसे बेहतरीन माना जाता है, वहां की सरकार कोरोना के सामने घुटने टेकने पर साफ दिखाई दे रही है। आपको बताते हैं कि कोरोना के किन किन मोर्चों पर दिल्ली की सरकार नाकाम साबित हुई है। ध्यान से देखिएगा। दिल्ली वालों को जब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली में दवाओं की कमी सामने आने लगी। जरूरी दवाओं की कालाबाजारी भी जमकर हुई, जिस पर अदालतों को दखल देना पड़ा। हमने भी एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं और सैकड़ों लोग बिना इलाज के दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली सरकार का आपदा में ढीला ढाला रवैया रहा और हर चीज के लिए सिर्फ आरोप लगाकर बच निकलने की रणनीति भी दिखाई दी। जब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तब दिल्ली सरकार कर्फ्यू पर टालमटोल कर रही थी और जब मामला हाथ से निकलता नजर आया तो मजबूरी में लॉकडाउन का फैसला मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिया। पिछली लहर में केंद्र के साथ बेहतर तालमेल के चलते दिल्ली आपदा से निकल पाने में कामयाब हुई, लेकिन इस बार टाइम टोपी ट्रांसफर में बीत गया। दिल्ली की बेहाली की जिम्मेदारी यहाँ की चुनी हुई सरकार की है। सिर्फ लाचारगी जताकर कोई भी सरकार बिगड़े हालात से पल्ला नहीं झाड़ सकती। अब दिल्ली हाई कोर्ट भी केजरीवाल सरकार को लताड़ लगा रहा है। दिल्ली कराह रही है, दिल्ली बिलख रही है। यहाँ से खाली बॉडीज ओनली बॉडीज निकल रही हैं। अस्पताल भी मरीजों से लबालब हैं और शमशान भी। हजारों ऐसे भी हैं जो इलाज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। केवल एक बच्चा 2 साल 3 साल का, एक बच्चा 4 साल का, एक बच्चा 5 साल। ये वही दिल्ली है जहां के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम का ढिंढोरा यहां की सरकार पीटती है, लेकिन जब आपदा आई तो पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। कोई सोच सकता है कि देश की राजधानी के एक अस्पताल में बिना ऑक्सीजन 20 मरीजों की मौत हो जाए, लेकिन यह हुआ।
सिर्फ यही नहीं हुआ, दिल्ली में ऑक्सीजन की मारामारी है, दवाओं की कालाबाजारी है, बेड के लिए मारे मारे फिरते लोगों की लाचारी है और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर हाथ खड़े कर रहे हैं। बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। कहने को तो ये आम आदमी की सरकार है, लेकिन वीवीआईपी कल्चर से मुक्ति नहीं मिल रही। एक तरफ तो एक एक बेड की लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल जी 5 स्टार होटल को दिल्ली हाईकोर्ट के जजों और कर्मचारियों के लिए अलॉट कर रहे हैं, ताकि कोरोना होने की सूरत में उन्हें इलाज मिल सके। वो तो भला हो मीलॉर्ड का, जिन्होंने दिल्ली सरकार की मंशा को भांप लिया, वरना दुनिया तो यही समझती कि कोरोना मामलों का केस हाईकोर्ट पहुंचा तो जज साहिबान ने दिल्ली सरकार से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मांग लिया। लेकिन दिल्ली सरकार का तीर उल्टा पड़ गया। अब हाईकोर्ट पूछ रही है कि बताइए, ऐसा करने के लिए किसने कहा था? सरकार के रहनुमा बगले झांकते घूम रहे हैं। दिल्ली सरकार से कोर्ट ने पूछा है कि ऐप पर बेड हैं तो मरीजों को क्यों नहीं मिलते? दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी रुकती क्यों नहीं? बिना ऑक्सीजन और आईसीयू के बेड का क्या फायदा? अस्पतालों को उनके कोटे का ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं? जो मरीज भर्ती नहीं है, उनके लिए ऑक्सीजन का क्या इंतजाम है? केंद्र सरकार से भी कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली को उसके कोटे की पूरी ऑक्सीजन क्यों नहीं दी जा रही? कोरोना के इस संकट काल में अब दिल्ली सरकार कोर्ट में हलफनामे पर हलफनामे दिए जा रही है। दरअसल दिल्ली में जब कोरोना से हाहाकार मचा था, तब सरकार ने तुरंत कदम उठाए होते तो हालात ऐसे ना होते। मेरी बहन है, आपकी मेरे फादर भाई है। आप इमेजिन करिए किस तरीके का मुख्यमंत्री है ये, और उसके लिए भी विज्ञापन दे रहे हैं। जिन लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेके आ पा रहे, उनके लिए आप विज्ञापन, और इतने बड़े बड़े गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली तक विज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे को टैंकर दीजिए। ये हालत करी है आपने। हो ही नहीं रहा है, ठीक से जांच ही नहीं हो रहा है। आप दिल्ली में ही बुला के देखिए ना, कितना परेशानी है लोगों को जांच कराने में। तो लेकिन जिस तरह से जांच और गवर्नमेंट का ये होना चाहिए था, वो हो नहीं रहा है। दिल्ली मरघट बनती रही और आम आदमी के रहनुमा तमाशबीन बने रहे। व्यवस्था की असली परख आपदा के वक्त ही होती है, और इस बार कोरोना में दिल्ली का जो हाल हुआ, उसने दिल्ली सरकार की पोल खोल दी है। कोरोना से लड़ने के इंतजामों के चलते दिल्ली के लोगों में सरकार को लेकर अब गुस्सा भी है, तो कुछ लोग दिल्ली सरकार के साथ भी नजर आ रहे हैं। कम से कम सोशल मीडिया पर यही दिख रहा है। उनकी राय आपके सामने रखते हैं, जो सोशल मीडिया पर हमारे पास पहुंची है। रितु राठी ने लिखा है कि केजरीवाल सरकार ने जनता की मेहनत की कमाई का किया क्या? केंद्र से मिले पैसे को कहां लगाया? अब जनता को हिसाब चाहिए। जैसे पीएम की मीटिंग लाइव कर दी थी, अब सारा हिसाब लाइव करें। वहीं अजय भारद्वाज साहब का मानना है कि कोरोना काल के समय में राजनीति नहीं, बल्कि सबको साथ मिलकर इस कठिन परिस्थिति से लड़ना चाहिए, क्योंकि एकता में ताकत होती है। ये बात सही है कि आपदा काल में सियासत छोड़कर सबको साथ आना चाहिए, लेकिन सियासत कहां मानती है। केंद्र के एक फैसले ने आज से दिल्ली सरकार को मानो कठपुतली बना दिया और ये साबित कर दिया अब दिल्ली में एलजी सरकार है और मुख्यमंत्री ठनठन गोपाल। दिल्ली में कोरोना को लेकर त्राहिमाम है। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि अगर उनसे हालात नहीं संभल रहे तो केंद्र सरकार को क्यों ना इसकी जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन अदालत जिम्मेदारी देती उससे पहले ही केंद्र सरकार ने खुद ही दिल्ली सरकार की सारी पावर उससे ले ली। मौका दे दिया पिछले दिनों पास किए गए उस कानून ने, जिसके तहत आज से दिल्ली के असल बॉस उपराज्यपाल हो गए। केंद्र सरकार ने पिछले संसद सत्र में इसे लेकर जो बिल पास किया था, आज से वो लागू हो गया। अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार अगर कोई फैसले लेती भी है तो उसके बारे में उपराज्यपाल को ही जानकारी देनी होगी, और जब चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच किसी फैसले को लेकर आम सहमति बनेगी, तभी वो फैसला दिल्ली में लागू होगा। और अगर वो आम सहमति नहीं बनती तो उपराज्यपाल उस फैसले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, और जब
राष्ट्रपति भवन तय करेगा कि उस फैसले पर उसका क्या मत है। उसके आधार पर ही वो फैसला लागू या नहीं लागू किया जाएगा। इस कानून के लागू होने का मतलब ये कि दिल्ली सरकार को अब हर फैसले के लिए उपराज्यपाल की चौखट पर माथा टेकना होगा। कानून के मुताबिक दिल्ली सरकार को एलजी के पास विधायी प्रस्ताव 15 दिन पहले भेजने होंगे। प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का कोई फैसला तब तक लागू नहीं होगा जब तक उपराज्यपाल उसे मंजूरी नहीं देते। दिल्ली में चुने हुए विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा है, इन्हें जनता ने चुना है और इनकी जवाबदेही भी जनता के लिए है। लेकिन इस चुनी हुई व्यवस्था की डोर अब उपराज्यपाल के हाथ में दे दी गई है। तो ऐसे चुनाव और ऐसी सरकार का आखिर क्या फायदा जो सिर्फ दिखाने की है। लिख दिया कि सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये जितना मर्जी दिल्ली की जनता के साथ बदले की भावना से काम कर लें, परंतु दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर हालत के अंदर काम कराना जानता है। लोकतंत्र जनता की सीधी भागीदारी का नाम है। देश की राजधानी में जनता ने केजरीवाल को वोट दिया, 2 बार से ऐसे जिताया कि दूसरे दलों के लिए सांस लेने की जगह नहीं बची। लेकिन सत्ता की बेचैनी ऐसी कि उपराज्यपाल के जरिए एक चुनी हुई सरकार का इकबाल छोटा कर दिया गया। अब केजरीवाल की डोर राजभवन की उंगलियों में बंधी होगी और कोशिश होगी कि दिल्ली सरकार एक कठपुतली की तरह नाचती रहे। इन तमाम सियासी खबरों के बीच में हम हर रोज आपको ये कोशिश करते हैं कि जरूर बताएं कि आप कोरोना से खुद कैसे बच सकते हैं। इस समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है सांसों को बचाने की। हम आपको डॉक्टर से मिली हुई कुछ टिप्स दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे अपनाकर आप अपना ऑक्सीजन लेवल दुरुस्त रख सकते हैं। कुछ टिप्स जो आज मैं आपको बताना चाहूँगा। मुंह बंद करके नाक से सांस लें जब आपको ऑक्सीजन की कमी लगे। सांस धीरे धीरे लेते रहें। उल्टा लेटकर नाक से लंबी सांसें लें जिसको प्रूनिंग कहा जा रहा है। रात में साइड करवट लेकर सोएं। भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए जैसे पालक और स्ट्रॉबेरी। ऐसी चीज़ें खाने से सांस की तकलीफ दूर होती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये तरीके बेहद कारगर हैं, लेकिन अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर की राय लेनी ही चाहिए। वैसे आपकी मदद के लिए हम भी आप तक डॉक्टर की राय पहुंचा रहे हैं। उसी कड़ी में आज कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं मेदांता अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अरविंद कुमार। आपको सेल्फ प्रोनिंग की विधि बताते हैं। इसके लिए हमें 3 जगह पिलो रखने हैं। एक ये बिल्कुल पैर की तरफ, देखिए ये है पिलो जो बिल्कुल पैर की तरफ है। सबसे इंपॉर्टेंट पिलो हैं 2 या 3 या 4 आपको लेने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर पिलो, जो कि हमारी पेल्विस जो ये है हिप बोन हम जिसे कहते हैं, इस हिप बोन के नीचे आएंगे। और तीसरा पिलो होगा हमारे हेड एंड की तरफ जो हमारी अपर चेस्ट को सपोर्ट करेगा। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। अब मैंने ये 3 पिलो लिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा पेट ना दबे, ये जो पेल्विस वाला पोर्शन है ये उसके ऊपर आए। तो मैंने अपना ये जो पेल्विस का पोर्शन है इसको इन पिलोस के ऊपर लिया, लेट करके थोड़ा सा मैंने उसको एडजस्ट किया। अब मेरा पेल्विस का पोर्शन, हिप बोन वाला पोर्शन पिलोस के ऊपर है, पेट बिल्कुल फ्री है। अब ये चेस्ट वाले तकिए को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ लिया और इसको यहां पर जो मेरी अपर चेस्ट है इस पे कर लिया, यहां पर। अब आप देखिए इस पोजीशन में आने के बाद इधर साइड से दिखाइए कि ये जो हाथ है मेरा, देखिए मेरे पेट और बेड के बीच में आराम से जा रहा है। और जब मेरा सांस से मेरा पेट हिल रहा है तो पेट के मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये सबसे अहम चीज है कि हमारा पेट नहीं तय मानिए। ये अपनाया हुआ फॉर्मूला है। मेरे कई मित्रों ने, कई जानकारों ने इसको अपनाया जिनको सांस की तकलीफ हो रही थी, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95, 94, 93 के नीचे चला गया था। जब आप ऐसे उल्टे लेटते हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल वापस 94, 95 तक लौट सकता है। लेकिन इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसको अपनाने की ज़रूरत है। और अब वक्त है आपको आज का शब्द बताने का। जो शब्द आज सुबह मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया वो है माटी। इस शब्द पर हमें जो संदेश मिले हैं उनमें से एक संदेश रोहन तिवारी ने भेजा है। वो लिखते हैं
कि हम इंसान बदले की फितरत से बाज नहीं आते, हम इंसान बदले की फितरत से बाज नहीं आते। भगवान ने हमें माटी का बनाया, हम भी माटी के भगवान बनाते हैं। दूसरा चुना हुआ संदेश है दीपिका राजपुरोहित का और वो लिखती है, माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में है, करने सबसे मेल। कहते हैं इंसान माटी का पुतला है और सबको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत है, लेकिन मौत के डर से जिंदगी जीना छोड़ देना उससे भी बदतर होता है। और ये जिंदगी कायम है मीठे बोल से जो किसी को भी सुकून दे सकते हैं। नहीं तो शरीर का क्या, ये तो एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल।